गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे शेखर जोशी का जीवन परिचय, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे शेखर जोशी द्वारा लिखी गई कहानी गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी, जो आपकी कक्षा 11th की आरोह पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। मोहन के पैर अनायास से शिल्प का टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता थनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। अब मोहन जो है वो जाति से क्या है, ब्राह्मण है, और मोहन के द्वारा किस तरीके से लोहार के कार्य को देखा जाता है, और वो धनराम के ऑफर यानी उसकी जो भट्टी है उसको देखता है, उसके हथौड़े की गूंज को सुनता है। तो इस प्रकार से वो उस कार्य को बड़े ही ध्यान से देखता है। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से उस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं था। बूते यानी सामर्थ्य का। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताइन के बूते यानी आधार पर उन्होंने एक घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वहीं क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताइन के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, अब वह भी अब कैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता है। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं थी। बूते यानी अपने सामर्थ्य की नहीं थी। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी, वैसे ही अनुत्तरित रह गई। अनुत्तरित यानी जिसका उत्तर नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, यानी उसके ऊपर धार नहीं है। धनराम अपने बाएं हाथ से धूपनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा। कनिस्तर यानी कोई संदूक सी रखी हुई थी, उसके ऊपर उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मासा यानी मास्टर जी भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। यानी धनराम और मोहन जो हैं वो दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में
उतरते हैं। थोड़ी देर पहले एक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांस के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर सुना पहुँचता ही। समवेत यानी सबका साथ में। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता यानी मनपसंद शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था। बेजोड़ यानी जिसके मुकाबले का दूसरा कोई नहीं हो। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। यानी मोहन जो है वो त्रिलोक सिंह मास्टर जी का सबसे पसंदीदा स्टूडेंट था और उसी को उन्होंने पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसडंडी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश देते थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली यानी एक साथ पढ़ने वाले मोहन के हाथों कई बार बैत खाए। बैत यानी डंडे से पिटाई, फेंक या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या सहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन तुम बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाया था। तीसरे दर्जे यानी तीसरी कक्षा तक। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा 13 का पहाड़ा सुना दो तो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, यानी वो उसे याद नहीं कर पाया था। 13 कम 13, 13 दूनी 24 सट्टा। एक संगति उसकी पिंडलियों पर माँ ने मास्टर जी ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संगति तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। इस प्रकार से धनराम वहाँ से चला जाता है और संगति लेने के लिए। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही वे अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया, यानी 3 बार ही 3 नंबर तक ही पहाड़े को बोल पाया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैत का उपयोग करने की बजाय जबान के चाबुक लगा दी, यानी तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, रे विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इसमें अपने थैले से 5-6 धरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूकने या शांत लगाने के कामों में उलझा दिया। तो इस प्रकार मास्टर जी ने उससे क्या कहा कि तू पढ़ नहीं सकता, बल्कि तेरा क्या काम है,
अपना जो लोहार का काम है वही तू कर सकेगा। इसलिए उसको उन्होंने दरांतियाँ निकाली और धार लगाने के लिए दे दी। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंच चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता था उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो गंगाराम धनराम के पिता हैं। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे। आफर यानी भट्टी। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बुत्ते पर वे किसी अपने पुत्र को पढ़ा लिखवा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था और दान दक्षिणा के बुत्ते पर उनका कार्य नहीं चल रहा था। तो इस प्रकार से अपन इस कहानी में देखते हैं कि मुख्य रूप से दो पात्र हैं, मोहन और धनराम। मोहन जाति से ब्राह्मण है और धनराम जो है वो लोहार है। अब मास्टर त्रिलोक सिंह जो है इनके स्कूल के अध्यापक हैं जिन्हें मोहन से बहुत प्रेम है और वो उसे कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला मानते हैं और वास्तव में वो तेज बुद्धि है भी। और धनराम जो है उनके द्वारा पढ़ाए जाने पर भी उसको कुछ ध्यान नहीं रहता और उसके लिए वो उसे कहते हैं कि तेरे तो दिमाग में लोहा भरा हुआ है, यानी तू तो अपना लोहार का ही कार्य करेगा, ये पढ़ना लिखना जो है वो तेरे बस की बात नहीं है। अब अगला जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि मोहन जो है वो शहर पढ़ने के लिए जाएगा और वहाँ कैसे क्या वो पढ़ता है और क्या सीख पाता है उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।